Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 2nd December in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is climate emergency. तो हम जानेंगे climate emergency के बारे में. The government of New Zealand will decide if a climate emergency should be declared in the country or not. जो गवर्नमेंट है न्यूजीलैंड के वो डिसाइड करेंगे कि क्या क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए कंट्री में कि नहीं. सम ऑफ द कंट्री दैट हैव ऑलरेडी डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी इंक्लूड द यूके, पोर्टुगल, कनाडा, फ्रांस एंड मोस्ट रिसेंटली जापान. कुछ जो कंट्री है जिन्होंने डिक्लेयर किया था क्लाइमेट इमरजेंसी को वो कुछ इस प्रकार है: यूके, पोर्टुगल, कनाडा, फ्रांस और अभी हाल ही में जापान ने भी डिक्लेयर किया है क्लाइमेट इमरजेंसी. इन 2019 द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिक्लेयर्ड क्लाइमेट इमरजेंसी टू बी द वर्ड ऑफ द ईयर. और 2019 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया था क्लाइमेट इमरजेंसी को कि ये वर्ड ऑफ द ईयर है. इट डिफाइन क्लाइमेट इमरजेंसी एज अ सिचुएशन इन विच अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस और होल्ड क्लाइमेट चेंज एंड अवॉइड पोटेंशियली इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम इट. ये जो है डिफाइन करता है क्लाइमेट इमरजेंसी को कि वो एक सिचुएशन है जिसमें अर्जेंट एक्शन की आवश्यकता है ताकि रिड्यूस किया जा सके व कम किया जा सके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को और अवॉइड किया जा सके पोटेंशियल इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल डैमेज को जो कि इसके कारण होगा. Climate emergency reflect the ethos, mood and preoccupation of the passing year and have lasting potential as a term of cultural significance. Climate emergency जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एथोस को, मूड को और प्रीऑक्यूपेशन पासिंग ईयर का और साथ साथ इसका लास्टिंग पोटेंशियल है एज अ टर्म ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस के मैटर पे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी डिफ्लेक्शन लॉ. तो हम जानेंगे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के बारे में कि ये लॉ क्या है, क्या क्राइटेरिया है डिस्क्वालिफिकेशन का, फिर कौन से अमेंडमेंट से आया था. द 10th शेड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985 बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट. जो 10th शेड्यूल था उसको इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट से, जिससे कि ये एंटी डिफ्लेक्शन लॉ आया था. इट ले डाउन द प्रोसेस बाय विच लेजिस्लेटर मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्रुप ऑफ डिफेक्शन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन ए पिटीशन बाय एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस. ये जो है प्रोसेस बताता है जिसके द्वारा लेजिस्लेचर जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है डिफ्लेक्शन के ग्राउंड में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा अगर वो अदर मेंबर उसके खिलाफ पिटीशन करता है तो. द लॉ अप्लाई टू बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली. ये जो लॉ है एंटी डिफ्लेक्शन का वो अप्लाई करता है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली के लिए. क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, क्या क्राइटेरिया है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए? इफ अ मेंबर ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू ए पॉलिटिकल पार्टी, अगर जो मेंबर ऑफ हाउस है वो अगर बिलोंग करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो वो क्या क्राइटेरिया होगा जिस ग्राउंड पर उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? तो पहला, वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, कि अगर वो वॉलंटरली गिव अप कर देता है मेंबरशिप अपने पॉलिटिकल पार्टी का. देन vote or does not vote in the legislature contrary to the direction of his political party. However, if the member has taken prior permission or is condemned by the party within 15 days from such voting or abstention, the member shall not be disqualified. अगर वो वोट करता है व नहीं वोट करता है लेजिस्लेचर के कॉन्ट्रोरी जो डायरेक्शन दिया गया पॉलिटिकल पार्टी के उसके अगर विरुद्ध में, तो अगर वो मेंबर जो उसने प्रायर परमिशन ले लिया है पार्टी से विदिन 15 डेज फ्रॉम सच वोटिंग और एब्सटेंशन के, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा. इफ एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन ए पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन के बाद तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा. इफ अ नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन ए पॉलिटी 6 मंथ आफ्टर ही बिकम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, और अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन करता है पार्टी को 6 मंथ के बाद वो जो मेंबर बन जाता है लेजिस्लेचर का, देन however legislature may change their party without the risk of disqualification in certain circumstances. लेकिन लेजिस्लेचर जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने पार्टी को बिना इसके खतरे के डिस्क्वालिफिकेशन का, उसके लिए भी कुछ सर्कमस्टांसेस है. द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विथ और into another party provided that at least 2/3 of its legislature are in favor of merger. ये जो लॉ है वो अलाउ करता है पार्टी को कि वो मर्ज कर सकता है अनदर पार्टी पे, लेकिन कम से कम 2/3 लेजिस्लेचर जो है वो फेवर में होने चाहिए मर्जर के. इन सच ए सिनेरियो neither the member who decide to merge nor the one who stay with the original party will face disqualification. और वैसे सिनेरियो में क्या होगा, ना ही जो मेंबर जो डिसाइड किया कि मर्ज करेगा दूसरे पार्टी पे और ना ही वो मेंबर जो कि स्टे कर रहा है ओरिजिनल पार्टी से, उन दोनों में किसी के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लागू होगा. अब डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. जो डिसीजन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वो सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू का. द लॉ इनिशियली स्टेटेड दैट द डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. दिस कंडीशन वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1992, thereby allowing appeal against the presiding official decision in the हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ये जो लॉ था इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय क्या था, जो डिसीजन था प्रिसाइडिंग ऑफिसर का वो सब्जेक्ट नहीं था जुडिशियल रिव्यू का, लेकिन इस कंडीशन को स्ट्रक डाउन कर लिया गया सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1992 पे। उसके बाद क्या था कि अपील किया जा सकता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। हाउएवर इट हेल्ड दैट देयर में नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिव हिज ऑर्डर। लेकिन ये कंडीशन ये है कि जब तक कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना डिसीजन नहीं देता है तब तक कोई जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकता। वाई न्यूज में क्यों आया? इंडियाज फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू हैव बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द लोकसभा हैड नाउ बीन डिस्क्वालिफाइड एज एन एमएलए इन मिजोरम। और इंडिया का जो पहला मेंबर था पार्लियामेंट का जिनको कि डिस्क्वालीफाई किया गया लोकसभा से, वो डिस्क्वालीफाई किए गए हैं एमएलए इन मिजोरम को। मिजोरम असेंबली स्पीकर डिस्क्वालीफाइड जोरम पीपल मूवमेंट एमएलए लाल डुओमा। मिजोरम असेंबली स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई किया है जोरम पीपल मूवमेंट के एमएलए लाल डुमा को। क्या ग्राउंड है उनके डिस्क्वालिफिकेशन का? The disqualification was on the ground that Mr. Lal Duma has declared himself as a representative of the Joram people movement despite being elected as an independent candidate from the Sharship Assembly constituency. जो डिस्क्वालिफिकेशन था उनका वो इस ग्राउंड पे था कि मिस्टर लाल डूमा जो है उन्होंने डिक्लेयर किया खुद को कि वो रिप्रेजेंटेटिव है जोरम पीपल मूवमेंट के, जबकि वो इलेक्ट किए गए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे शेरशिप असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से। ही लॉस्ट द कैरेक्टर ऑफ एन इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर बिकॉज ऑफ द डिक्लेरेशन। और उन्होंने लॉस्ट कर दिया कैरेक्टर इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर का क्योंकि उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो जोरम पीपल मूवमेंट से कर रहे हैं। और आपने अभी पढ़ा था कि क्या ग्राउंड है उनको डिस्क्वालिफिकेशन का। वेरियस रिकमेंडेशन टू ओवरकम द चैलेंज पोस्ट बाय द लॉ। क्या क्या रिकमेंडेशन है जो कि ओवरकम करने के लिए ये जो चैलेंज है लॉ का? तो दिनेश गोस्वामी कमिटी ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म, दिनेश गोस्वामी कमिटी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर अपना रिकमेंडेशन दिया था। डिस्क्वालिफिकेशन शुड बी लिमिटेड टू फॉलोइंग केसेस, कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको लिमिट करना चाहिए फॉलोइंग केसेस में। क्या है वो? मेंबर वॉलेंट्री गिव अप द मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, अगर जो मेंबर है वो वॉलेंट्री गिव अप कर दे मेंबरशिप अपने पॉलिटिकल पार्टी का। अ मेंबर एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और वोट contrary to the party with in the motion of vote of confidence or motion of no confidence. Political party could issue whip only when the government was in danger. अगर मेंबर एब्सटेन करता है वोटिंग से, वह वोट करता है कॉन्ट्रेरी टू दी पार्टी व्हिप इन ए मोशन ऑफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस व मोशन ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इश्यू कर सकता है व्हिप जब कि गवर्नमेंट खतरे पे होगा, देन ओनली। लॉ कमीशन 170 रिपोर्ट, जो लॉ कमीशन का 170 रिपोर्ट था, प्रोविजन विच एग्जेम्प्ट स्प्लिट एंड मर्जर फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन टू बी डिलीटेड। जो प्रोविजन है जो कि एग्जेम्प्ट करता है स्प्लिट और मर्जर को, उसको डिस्क्वालिफिकेशन का लेके उसको डिलीट करना चाहिए। प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट शुड बी ट्रीटेड एज पॉलिटिकल पार्टी अंडर एंटी डिफेक्शन, और जो प्री पोल इलेक्टोरल फ्रंट होता है उसको ट्रीट करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अंडर एंटी डिफेक्शन के लॉ के अंतर्गत। पॉलिटिकल पार्टी शुड लिमिट इशुएंस ऑफ व्हिप टू इंस्टेंट ओनली व्हेन द गवर्नमेंट इज इन डेंजर, और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको लिमिट करना चाहिए जो इशुएंस है व्हिप है, अगर खतरे पे है गवर्नमेंट देन ओनली वो इश्यू करे व्हिप को। इलेक्शन कमीशन का भी कुछ रिकमेंडेशन था। Decision under the 10th schedule should be made by the president governor on the binding advice of the election commission, और जो डिसीजन होगा अंडर 10th शेड्यूल के जो कि प्रेसिडेंट व गवर्नर का, वो बाइंडिंग एडवाइस होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, यानी इलेक्शन कमीशन जो बोलेगा वो प्रेसिडेंट व गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस ADMM प्लस। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग के बारे में आया है, हम इसके बारे में जानेंगे। वियतनाम हैज इनवाइटेड इंडिया फॉर एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस ADMM प्लस बीइंग होस्टेड बाय वियतनाम इन दिसंबर 2020। तो वियतनाम ने इन्वाइट किया है इंडिया को एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस ADMM प्लस के लिए, जो कि होस्ट कर रहा है वियतनाम दिसंबर पे 2020 पे। तो पूछ सकता है कि एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस कौन होस्ट कर रहा है? तो वियतनाम होस्ट कर रहा है, उसने इन्वाइट किया है इंडिया को इस मीटिंग के लिए जो कि दिसंबर 2020 पे होगा। अबाउट ADMM प्लस, तो हम एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस के बारे में जान ले। कंसिस्टेंट विद द ADMM गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ओपन एंड आउटवर्ड लुकिंग, द सेकंड ADMM इन सिंगापुर इन 2007 adopted the concept paper to establish the ADMM प्लस। ये जो है कंसिस्टेंट करता है ADMM के गाइडिंग प्रिंसिपल को ओपन एंड आउटवर्ड लुकिंग का। जो सेकंड ADMM सिंगापुर पे जो हुआ था 2007 में, जहां पे अडॉप्ट किया गया था कॉन्सेप्ट पेपर को, वो स्टैब्लिश करता है ADMM प्लस को। द ADMM प्लस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एशियन एंड इट्स 8th डायलॉग पार्टनर टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन फॉर पीस स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन। ये जो ADMM प्लस है वो एक प्लेटफॉर्म है एशियन और उसके 8 डायलॉग पार्टनर के बीच में, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन को पीस स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के फील्ड में उस रीजन पे। 8 डायलॉग पार्टनर है, जो 8 डायलॉग पार्टनर है वो कौन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और USA, जिसको हम कलेक्टिवली प्लस कंट्री कहते हैं।
तो ये 8 का नाम हमको मेमोराइज होने चाहिए। कौन कौन से है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूएसए। एग्रीड 5 एरियाज ऑफ प्रैक्टिकल कॉपरेशन अंडर दिस मैकेनिज्म। वो लोग तैयार हुए हैं कि 5 एरिया पे प्रैक्टिकल कॉपरेट करेंगे इस मैकेनिज्म के अंतर्गत। तो वो 5 एरिया कौन कौन से है? मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड मिलिट्री मेडिसिन। वो 5 एरिया भी हमें मेमोराइज होना चाहिए। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड मिलिट्री मेडिसिन, ये 5 एरिया है जिसमें वो प्रैक्टिकली कॉपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। इन 2013 a new priority area of humanitarian mine action was agreed। 2013 में एक न्यू प्रायोरिटी एरिया ह्यूमैनिटेरियन माइन का एक्शन के लिए एग्री किया गया था। अब आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं, इसको मेमोराइज करने में काफी मदद मिलेगा कि एडीएमएम और एडीएमएम प्लस कंट्रीज कौन कौन से है। तो एडीएमएम में आपके एशियान के जो है सारे मेंबर आ जाएंगे। तो एशियान के मेंबर जो है आपके वो कौन कौन से है, तो वो देख लें। म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी, मलेशिया, लाओ पीडीआर, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड और सिंगापुर, ये आपके एशियान के मेंबर स्टेट है। और जब आपका एडीएमएम प्लस का बात किया जाएगा तो उसमें एशियान के जो मेंबर है वो, और साथ साथ आपके एशियन के डायलॉग पार्टनर जो 8 है वो, तो वो 8 कौन कौन से है? ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, रशिया। तो इसको आप आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं कि जो एशियन प्लस एशियन के जो डायलॉग पार्टनर है वो आपके एडीएमएम प्लस के मेंबर है। और एशियन के मेंबर कौन कौन से है, तो वो आपको पता है, वो 10 कंट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF। तो हम जानेंगे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। The government has set up rupees 40,000 crore NIIF in 2015 as an investment vehicle for funding commercially viable greenfield, brownfield and stalled infrastructure project। गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 40,000 करोड़ रुपीस NIIF इन 2015 में कि वो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के रूप में काम करेगा फंड करने के लिए कॉमर्शियली वायबल ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड और स्टॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। इट वाज सेटअप एज ए कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इसको सेटअप किया गया था एक कैटेगरी 2 के अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पे। The Indian government is investing 49% and the rest of the corpus is to be raised from third party investor such as sovereign wealth fund, insurance and pension fund, endowment etc। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करेंगे इसके अंतर्गत 49% और जो रेस्ट 51% कॉर्पस है वो रेज किया जाएगा थर्ड पार्टी इन्वेस्टर के द्वारा, जैसे कि सोवरेन वेल्थ फंड हो गया, इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड हो गया, इंडोमेंट हो गया एक्सेट्रा। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैंडेट इंक्लूड इन्वेस्टिंग इन एरियाज सच एज एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग, वाटर, waste management and other infrastructure related sector in India। जो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो मैंडेट करता है कि हमको इन्वेस्ट करना है इन सब एरियाज में। तो वो एरियाज कौन है? जैसे कि एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर हो गया इंडिया पे। न्यूज में क्यों आया? यूनियन कैबिनेट रिसेंटली गेव इट अप्रूवल टू द प्रपोजल फॉर इक्विटी इन्फ्यूजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ रुपीज 6,000 करोड़ इन NIIF डेब्ट प्लेटफॉर्म स्पॉन्सर बाय द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। जो यूनियन कैबिनेट है उसने रिसेंटली अपना अप्रूवल दे दिया है कि वो इन्फ्यूज करेंगे रुपीज 6,000 करोड़ NIIF डेब्ट प्लेटफॉर्म पे, जिसको कि स्पॉन्सर किया जा रहा है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा। द प्रपोजल इज पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज अनाउंस प्रीवियस मंथ। और ये जो प्रपोजल है वो पार्ट है आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज का, जिसको कि अनाउंस किया गया था प्रीवियस मंथ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिपोर्ट अबाउट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो हम जानेंगे जो रिपोर्ट है फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया पे। 2 recent report, the state of food security and nutrition in the world 2020 by Food and Agriculture Organization and United Nations, और जो 2020 hunger report better nutrition better tomorrow by the Bread for the World Institute document staggering fact about India food insecurity and malnutrition। जो 2 recent report है state of food security and nutrition in the world 2020 by Food and Agriculture Organization of the United Nations और 2020 hunger report जो है better nutrition better tomorrow बाय द ब्रेड फॉर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये जो है डॉक्यूमेंट कर रहा है, फैक्ट बता रहा है इंडिया के फूड इनसिक्योरिटी और माल न्यूट्रिशन को लेके। ये दोनों रिपोर्ट के बारे में हमको जानना है कि कौन निकालता है। तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2020 ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन निकालता है। और जो आपका 2020 का हंगर रिपोर्ट था बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो, ये बाय ब्रेड फॉर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूट निकालता है।
The report used two globally recognized indicators, prevalence of undernourishment and the prevalence of moderate or severe food insecurity. ये जो रिपोर्ट है वो दो ग्लोबली रिकॉग्नाइज इंडिकेटर को कंसीडर करता है। पहला है आपका प्रिवेलेंस ऑफ अंडर न्यूट्रिशमेंट और दूसरा है प्रिवेलेंस ऑफ मॉडरेट सीवियर फूड इनसिक्योरिटी। यूजिंग दिस इंडिकेटर द रिपोर्ट इंडिकेट इंडिया टू बी वन ऑफ द मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्री विद इन द हाईएस्ट रेट ऑफ स्टंटिंग एंड वेस्टिंग अमंग अदर साउथ एशियन कंट्री। और ये दो इंडिकेटर के आधार पर जो रिपोर्ट है वो इंडिकेट करता है कि इंडिया जो है वो वन ऑफ द मोस्ट फूड इनसिक्योर कंट्री है, जहाँ पे हाईएस्ट रेट है स्टंटिंग का और वेस्टिंग का अमंग अदर साउथ एशियन कंट्रीज से। कंपेयरिंग रेट ऑफ रिडक्शन इन माल न्यूट्रिशन विथ नेबरिंग कंट्री, हम कंपेयर कर रहे हैं रेट ऑफ रिडक्शन का माल न्यूट्रिशन का अदर नेबरिंग कंट्रीज से। माल न्यूट्रिशन इन इंडिया हैज नॉट डिक्लाइंड एज मच एज द डिक्लाइन हैज ऑकर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी। जो माल न्यूट्रिशन है इंडिया का वो उतना नहीं डिक्लाइन किया है जैसे कि डिक्लाइन किया है पॉवर्टी पे। ऑन द कॉन्ट्रेरी द रिडक्शन इज फाउंड टू बी मच लोअर देन इन नेबरिंग चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। कॉन्ट्रेरी जो रिडक्शन है वो काफी ज्यादा पाया गया है नेबरिंग कंट्रीज में, हमारे चाइना, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश में। The decline in China was higher than that of India, even though it has started with lower level of POU in 2000. जो डिक्लाइन है चाइना पे वो काफी हायर है इंडिया से, जबकि इसने स्टार्ट किया था लोअर लेवल ऑफ पीओयू से 2000 में। फूड सिक्योरिटी ड्यूरिंग पेंडेमिक एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो कंडीशन था फूड सिक्योरिटी का ड्यूरिंग पेंडेमिक में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, टू क्रूशियल एलिमेंट स्टिल गॉट लेफ्ट आउट इन द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। जो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो अभी भी बचा हुआ है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। These two elements are non-inclusion of nutrition food items such as pulses and exclusion of potential beneficiary। जो दो एलिमेंट है उसमें पहला क्या है तो नॉन इंक्लूजन न्यूट्रिशियस फूड आइटम का, जैसे कि पल्सेस को नहीं इंक्लूड किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, और दूसरा एक्सक्लूजन ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरी, जो एक्सक्लूड किया गया पोटेंशियल बेनिफिशियरी को। ये because of this the current COVID-19 pandemic would make the situation worse in general, more so for vulnerable group। इसी कारण जो करंट कोविड-19 का पेंडेमिक है वो इस सिचुएशन को और ज्यादा वर्स कर रहा है जनरली वल्नरेबल ग्रुप के लिए। True, states have temporarily expanded their coverage in the wake of the crisis. The problem of malnutrition is likely to deepen in the coming year। जो स्टेट है उसने टेम्पोरली तो एक्सपेंड किया कवरेज को कोविड-19 के क्राइसिस को देखते हुए, लेकिन जो प्रॉब्लम है मालन्यूट्रिशन का वो और ज्यादा डिपेंड होगा कमिंग ईयर पे। Hence, a majority shift in policy has to encompass the immediate universalization of public distribution system, which should definitely not be temporary in nature। इसलिए मेजर शिफ्ट जो पॉलिसी में है वो क्या बोल रहा है कि इमीडिएटली यूनिवर्सलाइजेशन करना चाहिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, और ये जो है टेम्पोररी नहीं होना चाहिए। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? द नीड ऑफ द आवर रिमेन द राइट यूटिलाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम टू इंश्योर दैट वी अरेस्ट एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द बर्गोइंग माल न्यूट्रिशन इन द कंट्री। तो जो नीड ऑफ द आवर है वो ये कह रहा है कि हम लोग को यूटिलाइज करना चाहिए और एक्सपेंड करना चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को, और इंश्योर करना चाहिए कि कम से कम जो कुछ पार्ट है बर्गोइंग माल न्यूट्रिशन का कंट्री का हम उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, GMRT। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो ये है क्या? जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप हैज बीन सिलेक्टेड एज ए माइलस्टोन फैसिलिटी बाय द US बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। जो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है उसको सिलेक्ट किया गया है कि वो माइलस्टोन फैसिलिटी है US बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के द्वारा। GMRT, Giant Meter Wave Radio Telescope. The GMRT located near Pune is an array of 30 fully steerable parabolic radio telescope of 45 meter diameter observing at meter wavelength। जो GMRT है वो लोकेटेड है पुणे के पास, वो एरे है 30 फुल्ली स्टेरेबल पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप का, जो कि 45 मीटर इन डायमीटर है और ऑब्जर्व करता है मीटर वेवलेंथ को। इट इज ऑपरेटेड बाय द नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स एज ए पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। ये जो है ऑपरेट किया जा रहा है नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा एज ए पार्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के। It was conceived and built under the direction of late Professor Govind Swarup from 1984 to 1996। इसको कंसीव और बिल्ड किया गया था डायरेक्शन के लेट प्रोफेसर गोविंद स्वरूप के 1984 to 1996 में। At the time it was built, it was the world's largest interferometric array offering a baseline of up to 25 किलोमीटर। और जिस समय ये बन रहा था ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरफेरोमेट्रिक एरे था जो कि ऑफर कर रहा था बेसलाइन ऑफ अप टू 25 किलोमीटर तक का। Astronomers from all over the world regularly use this telescope to observe many different astronomical objects such as HII region, interstellar atomic hydrogen that is ionized, galaxies, pulsar, supernova and sun and solar wind। Astronomers जो थे all over the world वो regularly use कर रहे थे इस GMRT टेलीस्कोप का ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि HII रीजन हो गया जिसमें कि आपका
इंटरस्टेलर एटॉमिक हाइड्रोजन जो कि आयनाइज हो, गैलेक्सीज, पल्सर, सुपरनोवा, सन, सोलर विंड आ गए। सिग्निफिकेंट फिट क्या है, तो आईईई जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है एडवांसिंग टेक्नोलॉजी के लिए सारे एरिया पे जो कि रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से। The IEE milestone program honors significant technical achievement which have a global or regional impact. This is only the third such IEE milestone recognition for an Indian contribution. जो IEE milestone program है वो ऑनर करता है सिग्निफिकेंट टेक्निकल अचीवमेंट को जो कि एक ग्लोबल और रीजनल इम्पैक्ट है जिसका ये थर्ड ऐसा IEE milestone रिकॉग्निशन है किसी भी इंडियन कंट्रीब्यूशन का। The previous two Indian IEE milestone were for the pioneering work done by, जो previous दो Indian IEE milestone जो था pioneering work का वो इस प्रकार थे। सर जेसी बोस ने डिमोन्स्ट्रेट किया था जो जनरेशन एंड रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स का 1895 में जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया था 2012 पे, और नोबेल प्राइज विनिंग 1930 स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो था जिसको कि ऑब्जर्व किया गया था सीवी रमन के द्वारा 1928 में। तो ये दो थे, और तीसरा आपका ये जीएमआरटी टेलीस्कोप है। अब हम लोगों ने जो आज पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या समझा हम ये जान लें। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा क्लाइमेट इमरजेंसी। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूज में क्यों आया, फिर किस कंट्री ने पहले से ही डिक्लेयर करके रखा है क्लाइमेट इमरजेंसी को, क्लाइमेट इमरजेंसी है क्या। देन हम लोगों ने किया एंटी रिफ्लेक्शन लॉ। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि किस शेड्यूल में ये आता है, एंटी रिफ्लेक्शन लॉ है क्या, कौन से अमेंडमेंट से आया, उसके बाद क्या क्राइटेरिया है डिस्क्वालिफिकेशन का, फिर जो डिसीजन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का उसको चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू मतलब हो सकता है कि नहीं उसका, फिर न्यूज में क्यों आया, और ग्राउंड क्या है डिस्क्वालिफिकेशन का जो न्यूज में आने का रीजन था। देन हम लोगों ने किया एशियन डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस ADMM प्लस। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किस कंट्री ने इनवाइट किया इंडिया को ADMM प्लस के मीटिंग के लिए, कौन इस बार होस्ट कर रहा है, ADMM प्लस के बारे में जाना। फिर जो 5 एरिया था प्रैक्टिकल कोऑपरेशन के लिए इस मैकेनिज्म का उसके बारे में समझा, और इसके मेंबर कंट्रीज के बारे में जाना। देन हम लोगों ने किया नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF। इसमें हम लोगों ने देखा कि NIIF है क्या, कब इसको सेटअप किया गया था, इससे रिलेटेड फैक्ट को जाना और न्यूज में क्यों आया। देन हम लोगों ने किया रिपोर्ट अबाउट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो न्यूज में क्यों आया। फिर कंपेयर किया हम लोगों ने रेट ऑफ रिडक्शन इन माल न्यूट्रिशन को नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जो फूड सिक्योरिटी था ड्यूरिंग पेंडेमिक का, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का देखा, फिर इससे क्या कंक्लूजन निकला वो समझा। और लास्ट टॉपिक था हमारा जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इसमें हम लोगों ने देखा कि न्यूज में क्यों आया, फिर जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है क्या, फिर सिग्निफिकेंस इसका क्या है, फिर इससे रिलेटेड फिट को देखा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक। फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल सजेशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।